हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 मई से 21 मई 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। बारालाचा दर्रे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह लद्दाख के लेह जिले और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जोड़ता है। दूसरा कथन, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बारालाचा दर्रा लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित एक उच्च पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख में लेह जिले और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जोड़ता है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह भागा नदी के करीब स्थित है जो सूर्यताल झील से निकलती है और चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। यह समुद्र तल से 16,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका उल्लेख रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास किम में भी मिलता है, जिसमें सूरज ताल के स्रोत का उपयोग उपन्यास के पात्र लामा द्वारा तिब्बत से भारत में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है। दूसरा कथन, यह एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप एक 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। यह लद्दाख में लेह के पास हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला में है। यह वर्तमान में दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टेलीस्कोप को सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलोर से समर्पित उपग्रह संचार लिंक का उपयोग करके दूरस्थ रूप से संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। दूसरा कथन, इसका गठन नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तार करने के लिए किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। चलिए अब इसकी डिटेल्स को भी देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1981 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। इसका गठन ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं, ये क्यों चर्चा में है। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को 1980 में किश्तवाड़ ऊंचाई वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। यह प्रमुख रूप से हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था जो अब प्रकृति से धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, इसीलिए यह चर्चा में है। राष्ट्रीय उद्यान में किबेर, नंत और कियार नालों का जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है जो सभी दक्षिण पश्चिम में मारवाह नदी में बहते हैं जो कि बाद में चिनाब में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह सभी के लाभ के लिए मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। दूसरा कथन, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तीसरा कथन, भारत प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन हैं एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या एक, दो और तीन।
इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। एमी पॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की अगली महानिदेशक बनाई गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951 में स्थापित आईओएम प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है और सरकारी, अंतर सरकारी और गैर सरकारी भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। इसमें टोटल 175 कंट्रीज हैं सदस्य देश में। भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का सदस्य है। आईओएम यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन प्रवास प्रबंधन के 4 व्यापक क्षेत्रों में काम करता है। पहला, प्रवासन और विकास। दूसरा, प्रवास को सुगम बनाना। तीसरा, प्रवासन का विनियमन। चौथा, जबरन पलायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संचार सारथी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। दूसरा कथन, इसे बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट द्वारा विकसित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। संचार सारथी पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शन और दूर संचार से संबंधित विभिन्न सुधार और सेवाएं प्रदान करना है। इसे सी डॉट द्वारा दूर संचार विभाग के तहत पहचान की चोरी, जाली केवाईसी, बैंकिंग धोखाधड़ी आदि जैसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल मोबाइल फोन कहीं भी खोए या चोरी हुए फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने में सक्षम बनाता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक मोबाइल कनेक्शन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करती है और इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मालिक को IMEI आधारित फोन चोरी सूचना संदेश भेजने जैसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सागर परिक्रमा पहल के चरण 5वें की शुरुआत की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मंत्रालय सागर परिक्रमा पहल के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है? आपके ऑप्शन है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सागर परिक्रमा का उद्देश्य विभिन्न मत्स्य योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी आर्थिक संभावनाओं के उत्थान के दौरान मछुआरों और हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। 5वें चरण की यात्रा में महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में 6 स्थान शामिल होंगे और तीसरे चरण में मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। सागर परिक्रमा के पहले चरण और दूसरे चरण के कार्यक्रम में क्रमशः मार्च 2022 और सितंबर 2022 में आयोजित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति करना सुनिश्चित करना है। दूसरा कथन, यह उत्तर पूर्वी राज्यों में पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल सुनिश्चित करना है। आज तक 5 राज्यों जैसे गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब और 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 100% कवर कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश 98.35% पर, उसके बाद बिहार 96.05% पर निकट भविष्य में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए भी तैयार है। फंड शेयरिंग पैटर्न निम्नलिखित में अनुपात है। केंद्र और राज्यों के बीच 50-50, हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूनतम आयात मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह घरेलू किसानों को आयात के आक्रामक मूल्य निर्धारण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अस्थायी उपाय है। दूसरा कथन, इस कीमत से नीचे वस्तु के आयात की अनुमति नहीं है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। न्यूनतम आयात मूल्य घरेलू किसानों को आयात के आक्रामक मूल्य निर्धारण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अस्थायी उपाय है। इस कीमत से कम पर वस्तु के आयात की अनुमति नहीं है। विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य मंत्रालय का एक अंग है जो निर्यात और आयात से संबंधित नियमों को तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, सातवाहन शासन 5वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चला। दूसरा स्टेटमेंट, सातवाहन हिंदू धर्म के अनुयायी थे और वैदिक धर्म की बलिदान परंपरा से प्रभावित थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सातवाहन को पुराणों में आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। सेमुक सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। सातवाहन हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे वैदिक धर्म की यज्ञ परंपरा से प्रभावित थे। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म को भी उदार संरक्षण दिया था। चलिए तो मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।